दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हमने जो आपसे कहा था कि हम उसकी हायर हम लोगों का जो पेपर होने वाला है 18-19 को, जिस दिन हमारा पहला पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, किस दिन हमारा पढ़ रहा है हम लोग को जानकारी तो है नहीं। 18 पड़ेगा, 19 पड़ेगा, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है क्या, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जो सब्जेक्ट है वो हमारा जो यूनिट 2 है। यूनिट 2 में क्या, पुरातत्व का परिचय। तो उसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड मतलब रिकॉर्ड किया था, तो वो भी अपलोड होगा, ये भी अपलोड होगा। तो 100 क्वेश्चन इसके जा रहे हैं आर्कियोलॉजी के। आर्कियोलॉजी में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं। इससे बाहर दोस्तों, इससे बाहर आने के चांसेस एकदम कम है। अगर आपका ये एमसीक्यू आप सॉल्व कर ले रहे हैं, ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल का एमसीक्यू है। इसके पहले जो हमारा एमसीक्यू रहा है वो उसका लेवल मैंने थोड़ा सा नीचे रखा था, तो आपको मतलब कि करने में आसानी रही होगी, लेकिन इसे करने में हालत खराब हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़े बड़े वाले हैं, तो एक स्लाइड में आ नहीं पाया, तो स्लाइड नंबर 2 में आया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी स्लाइड में चीज़ें आपको बता दूं, ठीक है। आते हैं पहले क्वेश्चन पे अपने। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सीरिएशन की तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रारंभिक सीरिएशन केवल कलाकृतियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को मापता है। इसे फ्लिंडर्स पेट्री द्वारा विकसित किया गया था, ठीक। आवृत्ति सीरिएशन, फ्रीक्वेंसी सीरिएशन कलाकृतियों की आनुपातिक प्रचुरता को मापता है और ग्राफ पर एक बैटरशिप कर्व का निर्माण करता है। फिर तीसरा का J.A. फोर्ड ने प्रासंगिक सीरिएशन का उपयोग करके मिस्र की कब्रों का अनुक्रम निर्धारित किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, बताइए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है, केवल एक सही है, बी। फिर 2 नंबर में 1-2 सही है, ठीक, 1-2 सही है, ठीक है। फिर तीसरे में तीसरा ऑप्शन हमारा मान लीजिए, पकड़ लीजिए। तीसरा क्या कह रहा है, 1-2-3 सही है, 1-2-3 सही है, ठीक। या फिर इनमें से कोई नहीं सही है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये सवाल पढ़िए, उसके बाद आप इसका आंसर लगाइए। इसका जो वो है कूट है, ये अगले स्लाइड में, जैसे ये स्लाइड है, तो इसमें कौन सा सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 या 1-2-3, बताइए इसमें कौन सा सही है। इसमें कौन सा सही है। इसमें दोस्तों कथन केवल कौन सही है, केवल 1 और 2। 1 और 2 में क्या है दोस्तों, 1 और 2 में क्या कह रहा है, प्रारंभिक सीरिएशन केवल कलाकृतियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को मापता है और इसे फ्लिंडर्स पेट्री द्वारा विकसित किया गया। जो प्रारंभिक सीरिएशन टेक्निक है, कॉन्टेक्सचुअल सीरिएशन जो होता है। आवृत्ति सीरिएशन, फ्रीक्वेंसी सीरिएशन कलाकृतियों की आनुपातिक प्रचुरता को मापता है और ग्राफ पर एक बैटरशिप कर्व का निर्माण करता है। तो हमारा कौन सा सही है, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पुरातात्विक उत्खनन की विधियों को उनके विशिष्ट उद्देश्यों के साथ सुमेलित करें। सूची, लंबवत उत्खनन, क्षैतिज उत्खनन, स्टेप ट्रेचिंग या कॉन्ट्रैक्ट विधि। बताइए लंबवत उत्खनन का सुमेलन किसके साथ करेंगे, क्षैतिज उत्खनन का सुमेलन किसके साथ, स्टेप ट्रेचिंग का, कॉन्ट्रैक्ट विधि का। वृत्ताकार स्मारकों के आंतरिक क्रॉस सेक्शन का व्यवस्थित उत्खनन किसमें किया जाता है। कृषि पुरास्थल के नगर नियोजन और स्थापत्य विन्यास का अध्ययन किसमें किया जाता है। गहरी खाइयों में मिट्टी की दीवारों को ढहने से बचाव करते हुए गहरी स्तरीकी का अध्ययन किसमें किया जाता है। या किसी अज्ञात स्थल के सांस्कृतिक कार्यक्रम की तीव्र गति से निर्धारण किसके किया जाता है। ये इसमें देखिए ये विकल्प हैं, ठीक है दोस्तों। विकल्प क्या है, A का 4, B का 3, C का 2, D का 1, A का 4, B का 2, C का 3, D का 1, A का 2, B का 4, C का 3, D का 3, या A का 3, B का 2, C का 4, D का 1। बताइए इसमें कौन सा सही है। लंबवत उत्खनन किससे रिलेटेड है, लंबवत उत्खनन किससे रिलेटेड है, लंबवत उत्खनन हमारा किससे रिलेटेड दोस्तों, ये है किसी अज्ञात स्थल के सांस्कृतिक कार्यक्रम को तीव्र गति निर्धारण होता है। ये 4 का A, 4 का क्या है, ये A है, ठीक। फिर क्षैतिज उत्खनन जो B है, ऑप्शन नंबर B, क्षैतिज उत्खनन किससे रिलेटेड है, क्षैतिज उत्खनन किससे रिलेटेड है, बताइए दोस्तों, क्षैतिज उत्खनन किससे रिलेटेड है। क्षैतिज उत्खनन नगर नियोजन रिलेटेड है, किससे, न किसी पुरस्थल के नगर नियोजन और स्थापत्य विन्यास का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। तो B का 2, B का, ठीक, B का 2 हो गया। फिर क्या कह रहा है, स्टेप ट्रेचिंग। स्टेप ट्रेचिंग में क्या होता है, स्टेप ट्रेचिंग में गहरी खाइयों की मिट्टी की दीवारों को ढहने बचाव करते हुए गहरी स्तरीकी का अध्ययन होता है।
ठीक। अब कॉन्ट्रैक्ट विधि में वितराकार स्मारकों के आंतरिक क्रॉस सेक्शन का व्यवस्थित अध्ययन होता है। तो इसका कोड क्या सही होगा दोस्तों, इसका कोड सही होगा बी। ठीक, इसका कोड क्या सही होगा बी। बहुत लंबा है इसलिए दोस्तों क्या करें, मजबूरी मुझे बड़ा करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर, हाँ, अभिकथन थर्मो ल्यूमिनिसेंस टीएल डेटिंग का उपयोग सीधे तौर पर पकी हुई मिट्टी के बर्तनों और टेराकोटा के निर्माण काल को जानने के लिए अत्यंत सफलतापूर्वक किया जाता है। कारण क्या दे रहा है, टीएल डेटिंग क्रिस्टल में जमा हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मापती है और उस अंतिम समय को दर्शाती है जब वस्तु को उच्च तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस अधिक पर पकाया या गर्म किया गया है। बताइए बताइए इसका क्या सही होगा। ए आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इसमें क्या है। ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है, आर सही है। आर गलत है, सही है। बताइए क्या इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसे पढ़िए क्वेश्चन, उसके बाद इसका जो कूट है इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्या होगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। क्यों सही व्याख्या है दोस्तों, क्योंकि थर्मोल्यूमिनेसेंस टीएल डेटिंग के पकी हुई मिट्टी के बर्तनों के लिए सबसे उत्कृष्ट निरपेक्ष विधि है। जब मिट्टी को भट्टी में पकाया जाता है 500 डिग्री सेल्सियस प्लस, तो पुराने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और घड़ी शून्य पर रिसेट हो जाती है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य और स्पष्टीकरण भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है माइकल शिफर द्वारा प्रतिपादित साइट फॉर्मेशन प्रोसेस के संबंध में सुमेलित करें। एक प्राचीन टूटे हुए मटके को कचरे गड्ढे में फेंकना, नदी की बाढ़ के कारण किसी हड्डी का घिस जाना, किसी प्राचीन संरचना के खंडहर पर नई संरचना का निर्माण करना, चूहों द्वारा मिट्टी खोदकर पुरातात्विक परतों को आपस में मिलाना, प्राकृतिक रूपांतरण, सांस्कृतिक रूपांतरण। सूची 2, सूची 1 और सूची 2 में 2 ऑप्शन दे रहे हैं। बताइए क्या है इसमें। A2B1 C2 D1, A2B1 C1 D2, फिर A2B2 C1 D2, A1B1 C2 D2। बताइए इसका, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। जैसे इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, जैसे क्या है हमारा मटके को फेंकना और नई संरचना बनाना क्या है, मानवीय कृत्य है। क्या है, मानवीय कृत्य है। फिर क्या है, अतः ये सांस्कृतिक रिफॉर्म है। क्या है, सांस्कृतिक रिफॉर्म। मटके क्या है, ये इसमें क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या चीज का है, फिर क्या है, जबकि बाढ़ का घर्षण और चूहे द्वारा बिल खोदना क्या है, प्राकृतिक कृत्य है। अतः एन ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, एन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हो जाएगा 1। ठीक, तो हमारा इसमें कौन सही हो रहा है, कौन सा, ये हमारा सही हो रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो, ए का 2 बी का 1 सी का 2 वैसे डी का 1 भी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, इसमें क्या कि कोई चीजें हमें वो कर नहीं, मतलब कुछ चीजें ज्यादा व्याख्या पे नहीं है, तो अगली इसी स्लाइड में हमें आंसर मिल जाएगा। तो दूसरी स्लाइड में चीजें हमें हो जा रही थी, क्योंकि OBS स्टूडियो से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बहुत बड़ा हो जाता है और चीज़ें दिख नहीं पाती हैं। तो कोशिश कर रहा हूं कि कई लोगों का ये शिकायत मिली है कि बेहतर तरीके से आप दिखाई नहीं दे रहे हैं या फिर जो इसके अक्षर हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फ़ॉन्ट बड़ा रखा है, फ़ॉन्ट बड़े रखने की वजह से अगली स्लाइड में चीज़ें हो जाती हैं। कोई अपने पास वो तो है नहीं स्टूडियो डिजिटल वाले की जिसमें मैं कर पाऊँ। छोटी कोशिश है, कोशिश कर रहा हूँ छोटी कोशिश में आप तक बेहतर मटेरियल पहुँचाऊँ। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 1973 में एडवर्ड हैरिस द्वारा विकसित हैरिस मैट्रिक्स का पुरातत्व में मुख्य उद्देश्य क्या है। हैरिस मैट्रिक्स का पुरातत्व में मुख्य उद्देश्य क्या है। यह कार्बन 14 डेटिंग के सांख्यिकी विचलन को कैलिब्रेट करने के एक गणितीय मॉडल है। यह पुरातात्विक असरकी के सभी परतों और कटाइयों को 4 आयामों में एक तार्किक आरेख रूप में दर्शाने का तकनीक है। यह सीरियसन के माध्यम से कलाकृतियों की प्रचुरता मापने का एक सॉफ्टवेयर है। यह भूभौतिकी सर्वेक्षण में उपयोग होने वाला एक रडार है। बताइए 1973 में एडवर्ड हैरिस द्वारा विकसित हैरिस मैट्रिक्स पुरातत्व मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। दरअसल दोस्तों मैं बहुत ज्यादा व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा व्याख्या करने के चक्कर पढ़ूंगा आपको वीडियो ही नहीं देखेंगे, मुझे पता है। तो आप अपना पॉज करिए, आंसर लगाइए, आप अपना मूल्यांकन करिए। बताइए हैरिस मैट्रिक्स असरकी को एक आरेखीय और तार्किक रूप में प्रस्तुत करने की अभूतपूर्व थी जो परतों और कटाइयों के बीच कालानुक्रमिक संबंध दर्शाती है। क्या है,
किसमें बताती है बताइए, किसमें? यह पुरातात्विक स्तरीकी के क्या बताती है? ये बताती है क्या? पुरातात्विक स्तरीकी की सही परतों कटाइयों के 4 आयामों में एक तार्किक आरेख रूप में दर्शाने की तकनीक है। ठीक, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि अभिकथन एक पुरातात्विक उत्खनन में एक सीलबंद परत की खुदाई करते समय नींव से 1885 का एक सिक्का प्राप्त हुआ। कारण दे रहा है यह सिक्का एक परत के लिए टर्मिनस एंटेक्पेम प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि यह परत निश्चित रूप से 1885 से पूर्व बनी रही होगी। बताइए, इसमें मैं लिख दे रहा हूं A B C D। इसमें क्या है? A R दोनों सही, R एक सही व्याख्या है। A R दोनों सही व्याख्या है। फिर दूसरा क्या है? A R दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है। A R दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है। A R दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है। व्याख्या नहीं है ना। ये सही है, R गलत है। ये सही है, R गलत है। ठीक, या फिर R सही है, A गलत है। बताइए, इसका आंसर बताइए। उस अगले उसमें है तो इसलिए बहुत बड़े मान नहीं पड़ा, तो मैं इसी में कर दी। बताइए इसका आंसर क्या? अभिकथन ए एक पुरातात्विक उत्खनन में एक सीलबंद परत खुदाई करते समय नींव से 1885 का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। कारण दे यह सिक्का इस परत के लिए एक टर्मिनस इंटेक्पेम प्रदान करता है, जिसका अर्थ है परत निश्चित रूप से 1885 पूर्व बनी होगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। ये जो मैंने बना दिया ये थोड़ा सा गलत बना दिया है। ये ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, डी में ये चीज रहेगी। डी में क्या रहेगी? ए सही है, आर गलत है। ठीक, तो इसका हमारा कौन सही हो रहा है दोस्तों? ए सही है, आर गलत है। क्यों? क्योंकि 1885 सिक्का यह बताता है पर 1885 के बाद बनेगी, उससे पहले नहीं। इसे पुरातात्विक भाषा में क्या टर्मिनस पोस्ट पेम कहा जाता है, ना कि TAQ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें? रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बन 14 के इतिहास में लिब्बी हाफ लाइफ और कैम्ब्रिज हाफ लाइफ के मान क्रमशः कितने वर्ष निर्धारित किए गए थे? 5000 वर्ष से 55,000 वर्ष, 5568 वर्ष से 5730 वर्ष, 5730 वर्ष और 5568 वर्ष, 1250 वर्ष से 50,000 वर्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। ये है हमारा आंसर क्या है? ये आंसर हमारा क्या है? 5568 वर्ष से 5730 वर्ष। क्यों? किरण विलार्ड लिब्बी ने मूल रूप से कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5568 वर्ष निर्धारित की थी, बाद में 1962 में सुधार कर 57 से 30 वर्ष कर दिया, जो अधिक सटीक है। ठीक है, इसका व्याख्या। 8वां, इयान होडर का संबंध किस पुरातात्विक वैचारिक प्रतिमान से है जिसने वैज्ञानिक कठोरता की आलोचना की? सांस्कृतिक ऐतिहासिक पुरातत्व की, प्रक्रियात्मक पुरातत्व की, या मार्क्सवादी पुरातत्व की, या उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व की? बताइए इयान होडर का संबंध किस पुरातात्विक वैचारिक प्रतिमान से है जिसने वैज्ञानिक कठोरता की आलोचना की? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दोस्तों क्या है? ये है आंसर, ये उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व। क्यों भैया? इयान होडर उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व के प्रमुख प्रणेता हैं। उन्होंने 1980 के दशक में प्रक्रियात्मक पुरातत्व के कठोर वैज्ञानिक और पर्यावरण नियतिवादी दावों का खंडन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं दोस्तों? लुईस बिनफोर्ड के नवीन पुरातत्व की उत्तर प्रक्रियात्मक विचारकों द्वारा सबसे कड़ी आलोचना किस पर की गई, किस आधार पर की गई? इसने परिकल्पना परीक्षण के महत्व को पूरी तरह से नकार दिया। इसने मानव एजेंसी और प्रतीकात्मक विचारों को नजरअंदाज कर पर्यावरणीय नियतिवाद प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण पर अत्यधिक बल दिया। इसमें केवल पुरालेखों और सिक्कों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति थी। इसने रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीकों को अस्वीकार कर दिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। बहुत व्याख्या के चक्कर में दोस्तों नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत लंबा पढ़ूंगा, बहुत लंबी वीडियो जाएगी। ये इसका आंसर होगा दोस्तों क्या? इसने मानव एजेंसी और प्रतीकात्मक विचारों को नजरअंदाज कर पर्यावरणीय नियतिवाद और प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण पर अत्यधिक बल दिया। उत्तर प्रक्रियात्मक विचारकों में बिनफोर्ड की कल आलोचना किस पर की जाती है? उन्होंने मानव एजेंसी, निर्णय लेने क्षमता को पूरी तरीके से नकार दिया और मानव व्यवहार केवल पर्यावरण के अनुकूलन की एक मशीन तक सीमित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, इसका मैं
वो मैं बना दूंगा कौन किसका क्या सही है, मैं उस पर वो कर देंगे। अब निम्नलिखित पुरास्थलों और उनके प्रमुख उत्खननकर्ताओं को सम्मिलित, सूतकांगेडोर का किसने किया था, ब्रह्मगिरी का किसने किया, सिंगवेरपुर का किसने किया था। इसमें दिया सूची में प्रोफेसर बीबी लाल, एच संकालिया, सर मार्टिन हीलर या ऑरेल स्टाइन। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। सूतकांगेडोर का किसने किया था भाई, सूतकांगेडोर का किसने किया था, आरएल स्टाइन, आरएल स्टाइन ने, सॉरी आरएल स्टाइन ने किया था। अब ब्रह्मगिरी का, ब्रह्मगिरी का उत्खनन किसने किया था, ब्रह्मगिरी का किसने किया था, व्हीलर ने, व्हीलर ने, किसने किया था, व्हीलर ने, ठीक है। नेवासा का उत्खनन किसने किया, नेवासा का किसने किया था, ये संकालिया ने किया था, संकालिया ने, संकालिया, संकालिया, संकालिया ने किया था। तो ये किसमें हो जाए, संकालिया किसमें, दो में हो जाएंगे, बीबी लाल किसमें हो जाएंगे, बीबी लाल, तो इसमें सिंगवेरपुर का किसने किया, सिंगवेरपुर का ये किए हैं बीबी लाल ने, किसने, बीबी लाल, बीबी लाल। तो हमारा किसमें इसका आंसर हो जा रहा है दोस्तों, ये डी का, डी का क्या, डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 ना, डी का 1 हो जाएगा। उसके बाद और एच डी संकालिया, एच डी संकालिया, डी का 1, डी का 1, सी का 2, डी का 1, सी का 2, डी का 1, सी का 2। और अब ब्रह्मगिरी का व्हीलर ने किया था, तो हमारा बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। सूतकांगेडोर का आरएल स्टाइन ने किया था, तो हमारा क्या होगा, ए का 4, ए का 4। तो किसमें हो जा रहा है, 1 2 1 2 3 4, नहीं डी सी बी क्या कर रहे हैं, ए का 4, हाँ ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो हमारा कौन सही हो रहा है दोस्तों, ये हमारा सही हो रहा है, ए ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर, OSL डेटिंग मुख्य रूप से किस घटना के समय काल को मापती है, OSL ऑप्टिकली सिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग मुख्य रूप से किस घटना के समय काल को मापती है, किसी अकार्बनिक वस्तु को अंतिम बार आग में कब तपाया गया था, कार्टेज या फेल्ड स्पार जैसे अवसादों को दफन होने से पूर्व अंतिम बार सूरज की रोशनी का संपर्क कब मिला था, नाइट्रोजन 14 समस्थानिक का कार्बन 14 कितना रूपांतरण हो चुका था, जलवायु परिवर्तन का पेड़ के तनु में वलय की स्वर संकुचित हुए थे। OSL डेटिंग मुख्य रूप से किस घटना के समय काल को मापती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 OSL ऑप्टिकली सिमुलेटेड किसको मापता है, किसको मापता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, ये होगा, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि मुख्य रूप से ये क्या मापता है, अवसाद, रेट, क्वार्टेज और फेल्ड स्पार अंतिम बार सूर्य के प्रकाश के संपर्क कब आए थे, जो उनके दफन होने की आयु बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अभिकथन, हाँ अभिकथन क्या है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग पुरापाषाण कालीन मानव अस्थियों की आयु का प्रत्यक्ष रूप से सीधा पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। कारण कह रहा है कि AR डेटिंग केवल ज्वालामुखी चट्टानों और राख पर काम करती है, इसलिए यह तकनीक केवल उन भूवैज्ञानिक स्तरों की आयु ज्ञात करती है जिनके बीच मानव जीवाश्म दबे होते हैं। इसमें क्या दे रहा है, क्या AR दोनों सही है, R एक सही व्याख्या, AR दोनों सही है लेकिन R एक सही व्याख्या नहीं है, A सही है लेकिन R गलत है, A गलत है लेकिन R सही है। इसे पढ़िए बढ़िया से, फिर आप उसके आधार पर आंसर बताइए, क्योंकि अगले स्लाइड में है, क्योंकि बड़ी चीजें हो जा रही थी तो अगले स्लाइड में मैंने रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, जो कह रहा है पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग पुरापाषाण कालीन मानव अस्थियों की आयु का प्रत्यक्ष रूप से सीधा पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। कारण दे रहा है कि AR डेटिंग पोटेशियम आर्गन डेटिंग केवल ज्वालामुखी चट्टानों और राख पर काम करती है, इसलिए यह तकनीक केवल उन भूवैज्ञानिक स्तरों की आयु ज्ञात करती है जिनके बीच मानव जीवाश्म दबे होते हैं। बताइए इसका क्या होगा दोस्तों, AR दोनों सही, R की सही व्याख्या है। क्या होगा, AR दोनों सही, R की सही व्याख्या। क्यों सही व्याख्या है, क्योंकि कार्बन जो पोटेशियम आर्गन विधि है सीधे तौर पर कार्बनिक हड्डियों को डेट नहीं कर सकती, क्योंकि यह केवल ज्वालामुखी चट्टानों राख में पोटेशियम के आर्गन में क्षय को मापती है। यह विधि जीवाश्म के ऊपर और नीचे की ज्वालामुखी परतों की आयु बताती है। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहा है, माइकल शिफर के व्यवहारिक पुरातत्व में सिस्टमैटिक कॉन्टेक्स्ट का क्या तात्पर्य है। यह किसी वस्तु की वह अवस्था है जब वह पुरातात्विक उत्खनन में प्राप्त होकर म्यूजियम का हिस्सा बन जाती है, या किसी वस्तु की वह कार्यात्मक स्थिति जब वह सीमित जीवित सामाजिक व्यवस्था के भीतर निर्माण, उपयोग या परिवहन के अधीन थी,
या हैरिस मैट्रिक्स के भीतर एक विशिष्ट स्तर को दर्शाने वाला शब्द है, या रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए नमूने को सील करने की प्रक्रिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 का आंसर बताइए। माइकल शिफर के व्यवहारिक पुरातत्व में सिस्टमैटिक कॉन्टेक्स्ट का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 13 का इसका तात्पर्य यह है, माइकल शिफर के अनुसार सिस्टमैटिक कॉन्टेक्स्ट वह अवस्था है जब कोई वस्तु समाज की जीवित प्रणाली का हिस्सा थी, उसका उपयोग या परिवहन हो रहा था। ठीक है, या किसी वस्तु की कार्यात्मक स्थिति जब वह जीवित सामाजिक व्यवस्था के भीतर निर्माण, उपयोग या परिवहन के अधीन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान पुरातत्व के साथ मिलकर अतीत की जलवायु, वनस्पतियों का पुनर्निर्माण, मिट्टी में संरक्षित परागकणों और बीजाणुओं के विश्लेषण द्वारा करता है? एथनो आर्कियोलॉजी, पैलियोनोलॉजी, जियो आर्कियोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान पुरातत्व के साथ मिलकर अतीत की जलवायु और वनस्पतियों के पुनर्निर्माण, मिट्टी में संरक्षित परागकणों और बीजाणुओं के विश्लेषण द्वारा करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 का आंसर बताइए क्या है? जो हमारा ये है क्या है? पैलियोनोलॉजी इसका आंसर है। पैलियोनोलॉजी क्या करता है? पैलियोनोलॉजी में क्या होता है? पैलियोनोलॉजी में परागकणों और बीजाणुओं का अध्ययन होता है। ये कण अत्यंत कठोर होते हैं और मिट्टी में सुरक्षित रहते हैं, जिससे प्राचीन वनस्पति और जलवायु का सटीक विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रोफेसर बीबी लाल के पुरातात्विक योगदान के संबंध कौन से कथन असत्य हैं? कह रहा प्रोफेसर बीबी लाल के पुरातात्विक योगदान के संबंध में कौन से कथन असत्य है? उन्होंने कालीबंगा का विस्तृत उत्खनन किया और सिंधु सभ्यता की एक नई समझ विकसित की। ठीक, उन्होंने रामायण कालीन पुरास्थलों जैसे अयोध्या और श्रृंगवेरपुर का ऐतिहासिक अन्वेषण किया। उन्होंने लोथल में कृत्रिम डॉकयार्ड और जलमग्न द्वारका का समुद्री उत्खनन किया। उन्होंने पेंटेक संस्कृति की पहचान किया, उसे महाभारत कालीन स्थलों से जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों आंसर क्या है? कौन सा कथन असत्य है? इसका असंत कथन क्या है? ये यही है। बाकी तीन चीजें यही कथन असत्य, बाकी तीनों क्या है? सही है। ये तीनों सही है, क्योंकि लोथल का उत्खनन किसने किया था? 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 आपको याद हो किसने किया था? एसआर राव द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एसआर राव ने किया है, ना कि किनके द्वारा? किनके द्वारा? बीबी लाल द्वारा। यही चीज हमारी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? व्हीलर केनियन विधि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक अभ्यास से संबंधित है? व्हीलर केनियन विधि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक अभ्यास से संबंधित है? यह डेंड्रोक्रोनोलॉजी के वृक्ष वलय विश्लेषण की एक सांख्यिकी पद्धति है। यह क्षैतिज उत्खनन की एक तकनीक जिसमें वर्गाकार ग्रिड बनाए जाते हैं और स्तरीकी को सुरक्षित रखने के लिए बीच में बाग छोड़े जाते हैं। यह एथनो आर्कियोलॉजिकल डेटा संग्रह के लिए एक प्रश्नावली आधारित विधि है। यह कार्बन डेटिंग के अंशोधन की तकनीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? क्या होता है? मार्टिमर व्हीलर और कैथरीन केनियन ने क्षैतिज उत्खनन की ग्रिड प्रणाली विकसित की थी। कौन सी? क्षैतिज उत्खनन की ग्रिड प्रणाली। क्षैतिज उत्खनन की ग्रिड प्रणाली उन्होंने विकसित की थी। ठीक है, जिसमें क्या चीज होता था? वह तकनीक जिसमें क्या वर्गाकार ग्रिड बनाए जाते थे और स्तरीकी को सुरक्षित रखने के लिए बीच में बाग छोड़ दिए जाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। 17 क्या कह रहा है ये? ठीक है, अभिकथन है प्रक्रियात्मक पुरातत्वविदों ने प्रारंभिक संस्कृति ऐतिहासिक दृष्टिकोण की तीखी आलोचना की। कारण क्या कह रहा है? संस्कृति ऐतिहासिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से सांस्कृतिक विकास के कारणों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बजाय केवल पुरावशेषों का विवरण देने, उन्हें वर्गीकृत करने और उनका कालक्रम बनाने तक ही सीमित था। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर है? कथन पढ़िए, इसे पॉज कर ली, उसके बाद इसमें क्या है? ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए सही है, ए आर दोनों सही लेकिन आर एक सही व्याख्या है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 का आंसर बताइए। 17 का आंसर क्या होगा दोस्तों? जो प्रक्रियात्मक पुरातत्वविदों का मानना क्या था कि पुरातत्व का कार्य केवल इतिहास का विवरण देना या टाइपोलॉजी बनाना नहीं, जैसा कि संस्कृति ऐतिहासिक स्कूल करता था, बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन की अंतर्निहित प्रक्रियाओं क्यों और कैसे के वैज्ञानिक क्या व्याख्या करना। तो इसका हमारा क्या हो? ए आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या है। इसका क्या होगा? ए आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 रेडियो कार्बन डेटिंग विधि की व्यवहारिक काल निर्धारण सीमा का लगभग कितनी, जिसके बाद नमूने में कार्बन 14 की मात्रा मापने योग्य नहीं रहती? 10,000 वर्ष, 50,000 वर्ष या 50 लाख वर्ष या 4 अरब वर्ष? बताइए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि की व्यवहारिक काल निर्धारण सीमा लगभग कितनी, जिसके बाद नमूने में कार्बन 14 की मात्रा मापने योग्य नहीं रहती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का ये है कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितना है? 5730 वर्ष, लगभग कितना? 50 वर्ष बाद किसी भी कार्बनिक नमूने में कार्बन 14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे आधुनिक उपकरणों में भी मापना लगभग असंभव हो जाता है। ये कौन सा है? 50 वर्ष, 50,000 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19
सुमेलन करने के लिए आया है, मैं इसे बनाता हूँ। निम्नलिखित निरपेक्ष तिथिकरण विधियों को उनके उपयोग की सर्वोत्तम सामग्री को सम्मिलित करिए। थर्मोल्यूमिनेसेंस, रेडियो कार्बन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, पोटेशियम आर्गन। ज्वालामुखी राख, लकड़ी के लट्ठे, जैविक सामग्री, चारकोल, हड्डियां, चमड़ा, पकी हुई मिट्टी के बर्तन और ईंटें। थर्मोल्यूमिनेसेंस, रेडियो कार्बन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, पोटेशियम आर्गन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, इसमें से 2 चीजें तो आप पकड़ लेंगे अगर आप पकड़ना चाहेंगे तो। बताइए, जो टीएल है थर्मोल्यूमिनेसेंस किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये हमारा रिलेटेड है क्या है कि फोर्स से। किससे है? फोर्स से। क्या? पकी हुई मिट्टी के बर्तन और ईंटों से रिलेटेड होता है। ठीक। कार्बन 14 में क्या किस चीज का होता है? कार्बन 14 में हड्डियां और चारकोल। क्या है? हड्डियां और चारकोल। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक, ये बी हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या कर डेंड्रोकोलॉजी में क्या? लकड़ी के वलय। ठीक, डेंड्रोकोलॉजी में क्या? लकड़ी के वलय। ये हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। और ज्वालामुखी राख किसमें? पोटेशियम आर्गन में आ जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया है। तो ये क्या? ये हो जाएगा इसमें। ठीक, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें हमारा आंसर क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें 19 में विकल्प में कौन सा सही हो रहा है? ये हमारा ए सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? ए सही हो रहा है। आप मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एथनो आर्कियोलॉजी की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है? एथनो आर्कियोलॉजी की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है? यह प्राचीन पांडुलिपियों के आधार पर विलुप्त निर्जाति समूहों का भाषाई अध्ययन है। यह वर्तमान में जीवित पारंपरिक समाजों के भौतिक व्यवहार का अध्ययन है। इसका उद्देश्य अतीत के पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या के लिए मजबूत सादृश्य स्थापित करना है। यह मानव जीवाश्मों को उनके डीएनए का प्रयोगशाला आधारित अध्ययन है। यह केवल मृदा निर्माण प्रक्रियाओं और भू आकृति विज्ञान का अध्ययन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 का आंसर भाई साहब जो क्वेश्चन है अगर लगा लेंगे, मैं कह रहा हूँ 50 में से 15 क्वेश्चन लगाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। अगर आपकी इन डेप्थ है वो जानकारी नहीं है, आपने पढ़ा नहीं बहुत अच्छी तरीके से आर्कियोलॉजी पुरातत्व ठीक ठाक से पढ़ा नहीं, तो आप आंसर इसका दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। इतना आर्कियोलॉजी का अवधारणा सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है? बताइए कौन सा करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा करता है? ये इसमें क्या चीज होती है? इसमें होता है यह वर्तमान के जीवित पारंपरिक सामाजिक भौतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसका उद्देश्य अतीत के पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या के लिए मजबूत सादृश्य स्थापित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित 2 कथनों विचार कर। रेडियो कार्बन का निर्माण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में कॉस्मिक किरणों और न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन के टकराव से निरंतर होता रहता है। फिर कारण कथन क्या? जब कोई पौधा या जानवर मर जाता है तो उसके शरीर में कार्बन 14 का वायुमंडल में नया अवशोषण बंद हो जाता है और 5730 वर्ष की हाफ लाइफ बाद इसका रेडियोधर्मी क्षय शुरू हो जाता है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि केवल एक कथन सही है, केवल 2, एक और दोनों, ना तो एक ना और ना ही 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही है दोस्तों क्या? एक और दोनों सही है। क्या सही है? एक और दोनों सही है। ये कौन सही है? एक और दोनों सही है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 22, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, प्रतीकात्मकता, सिंबोलिज्म और मानव एजेंसी, ह्यूमन एजेंसी का अवधारणा पर किस पुरातात्विक विचारधारा ने सबसे अधिक बल दिया? मार्क्सवादी पुरातत्व, प्रक्रियात्मक पुरातत्व, उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व, विकासवादी पुरातत्व। बताइए संरचनावाद, प्रतीकात्मकता और मानव एजेंसी की अवधारणाओं पर किस पुरातात्विक विचारधारा ने सबसे अधिक बल दिया? बताइए दोस्तों, मार्क्सवादी पुरातत्व, प्रक्रियात्मक पुरातत्व, उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व या विकासवादी पुरातत्व। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व क्या किससे रिलेटेड है? उत्तर प्रक्रियात्मक किससे रिलेटेड है? ये संरचनावाद, प्रतीकात्मकता और मानव एजेंसी का अवधारणा पर किस पुरातात्विक विचारधारा ने सबसे अधिक बल दिया? ये उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व रहा है। क्यों रहा है भैया? जो इयान होडर द्वारा प्रवर्तित था, मानता है कि भौतिक संस्कृति केवल कार्यात्मक पुराण नहीं बल्कि विचारों और प्रतीकों की अभिव्यक्ति जिसे मानव एजेंसी आकार देती है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुरातात्विक अन्वेषण विधि नॉन डिस्ट्रिक्ट गैर आक्रामक अन्वेषण का हिस्सा नहीं है? हवाई सर्वेक्षण, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ट्रायल ट्रेचिंग, लंबवत उत्खनन, प्रोटॉन मैग्नोमीटर। बताइए इसका आंसर क्या? निम्नलिखित में कौन सी पुरातात्विक अन्वेषण नॉन डिस्ट्रक्टिव गैर अन्वेषण का हिस्सा नहीं है? हवाई सर्वेक्षण, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ट्रायल ट्रेचिंग, लंबवत उत्खनन, प्रोटॉन मैग्नोमीटर। बहुत व्याख्या करने के चक्कर में दोस्तों मैं नहीं पढ़ रहा हूँ,
ये हमारा आ जाता है ट्रायल ट्रेचिंग। इसका आंसर क्या होगा? ट्रायल ट्रेचिंग, जो लंबवत उत्खनन होता है, एक विध्वंसक आक्रामक विधि, क्योंकि इसमें स्थल को खोदा जाता है, जबकि हवाई सर्वेक्षण, जीपीआर और प्रोटॉन मैग्नेटोमीटर जमीन खोदे बिना नॉन डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं। क्या है? लंबवत उत्खनन में क्या आक्रमण के द्वारा चीजें होती है। क्वेश्चन नंबर 24, किस महान भारतीय पुरातत्व का भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है, जिन्होंने नेवासा और इनाम गांव जैसे स्थलों का व्यापक बहु अनुशासनात्मक अध्ययन किया? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, एच डी संकालिया या डॉक्टर एस आर राव का? 24 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या है? एच डी संकालिया। क्यों? उनके व्यापक प्रागैतिहासिक ताम्रपाषाण अन्वेषणों के लिए भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का इन्हें जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अभिकथन ए, टर्मिनस पोस्ट पेम, टीपीक्यू का अर्थ है कि वह नवीनतम तिथि जिसके बाद कोई निक्षेपण हुआ होगा। फिर क्या कारण दे रहा है? यदि किसी मंदिर की दीवार की नींव 650 ईस्वी का एक शासक का हिस्सा मिलता है जो तार्किक रूप से उस दीवार का निर्माण 650 ईस्वी से पहले नहीं हो सकता, वह 650 ईस्वी या उसके बाद ही बनी होगी। क्या कह रहे हैं? यार दोनों सही, यार एक सही व्याख्या है, यार दोनों सही, यार एक सही व्याख्या नहीं, ये सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत है लेकिन आर सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। टीपीक्यू, टर्मिनस पोस्ट पेम का अर्थ है वह नवीनतम जिसके बाद ही कोई निक्षेपण हुआ होगा। बताइए बताइए। यदि किसी मंदिर की दीवार की नींव में 650 ईस्वी का एक शासक का सिक्का मिलता है तो तार्किक रूप से उस दीवार का निर्माण 650 ईस्वी से पहले नहीं हो सकता, या 650 ईस्वी के बाद ही बनी होगी। क्यों? इसका जो होता है लिमिट आफ्टर विच का अर्थ है क्या? लिमिट आफ्टर विच, टर्मिनस पोस्ट पेम का इसका मतलब यही होता है, लिमिट आफ्टर विच। यदि न्यू में 650 ईस्वी का सिक्का है तो स्पष्ट है कि न्यू 650 ईस्वी से पूर्व नहीं रखी जा सकती। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी एकदम बिल्कुल सही है। ये यार दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या है ये। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या कर, निम्नलिखित में कौन सा काल निर्धारण की सापेक्ष तिथिकरण विधि का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काल निर्धारण की सापेक्ष तिथिकरण विधि का प्रकार नहीं? सापेक्ष तिथिकरण तिथि का प्रकार विधि का प्रकार नहीं। स्तरीकी, सीरियसन, थर्मोल्यूमिनेसेंस, टाइपोलॉजी। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। कौन सा विधि का प्रकार नहीं? ये है हमारा क्या है? थर्मोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, कौन है? यह एक निरपेक्ष तिथिकरण विधि है क्योंकि वर्षों में आयु बताती है, जबकि स्तरीकी, सीरियसन और टाइपोलॉजी केवल सापेक्ष अनुक्रम बताते हैं। ये क्या है? सापेक्ष अनुक्रम बताते हैं। ये तीनों सापेक्ष अनुक्रम बताते हैं। ठीक, सापेक्ष अनुक्रम बताते हैं, सापेक्ष अनुक्रम ये बताते हैं, सापेक्ष अनुक्रम बताते हैं ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, बैटलशिप कर्व का दृश्य प्रतिनिधित्व किस काल निर्धारण विधि की विशेषता है? बैटलशिप कर्व का दृश्य प्रतिनिधित्व किस काल निर्धारण विधि की विशेषता है? प्रासंगिक सीरियसन का, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का, आवृत्ति सीरियसन का, हैरिस मैट्रिक्स का। दोस्तों भाई हालत खराब हो जाएगी इसके करने में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम धराशायी हो जाएगा, जिस लेवल का क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का बताइए। 27 का बताइए। बैटलशिप कर्व का दृश्य प्रतिनिधित्व किस काल निर्धारण विधि की विशेषता है? ये आवृत्ति सीरियसन की, फ्रीक्वेंसी सीरियसन जो होता है उसकी विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सी ट्रांसफॉर्मर सांस्कृतिक रूपांतरण का नहीं है? धार्मिक अनुष्ठान के रूप में शव को दफनाना, पुराने या टूटे हुए हथियारों को कचरे में फेंकना, चूहों या दीमकों द्वारा खोदे गए बिल में किसी पुरावशेष का विस्थापित होना, आधुनिक किसानों द्वारा किसी प्राचीन टीले की जमीन खोजना जोतना। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। ये है हमारा, इसका आंसर है चूहों या दीमकों द्वारा खोदे गए बिल की किसी पुरावशेष का विस्थापित होना। क्वेश्चन नंबर 29, 12वीं शताब्दी में विद्वान कल्लण को भारत के सबसे प्रारंभिक पुरातत्वविदों में से एक क्यों माना जा सकता है? क्योंकि उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग के प्रारंभिक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की थी, क्योंकि उन्होंने राजतरंगिणी में केवल मिथकों के बजाय सिक्कों, शिलालेखों और प्राचीन स्मारकों के व्यवस्थित वस्तुओं का निरीक्षण किया था, क्योंकि उन्होंने गुप्त साम्राज्य पतन का पहला आर्थिक सिद्धांत दिया, क्योंकि वे अलेक्जेंडर कनिंघम के सहायक थे। इसका आंसर दोस्तों क्या है? क्योंकि उन्होंने राजतरंगिणी में केवल मिथकों के बजाय सिक्कों, शिलालेखों और प्राचीन स्मारकों के व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ निरीक्षण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसने पहली बार मिस्र की डायोस्पोलिस पारवा की कब्रों का सापेक्ष अनुक्रम निर्धारित करने के लिए सीरियसन की वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किया? जे फोर्ड द्वारा, सर फ्लिंडर्स पेट्री द्वारा, लुईस बिनफोर्ड द्वारा, कॉलिन रेनफ्रू द्वारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए दोस्तों, किसने किया था? ये किया था सर
फ्लिंडर्स पेट्री द्वारा यह किया गया था। 19वीं सदी के अंत में मिस्र की डायोस्पोलिस पारवा की कब्रों को उन्होंने कलाकृतियों की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर पहली बार वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। OGS क्रॉफर्ड का नाम पुरातत्व किस महत्वपूर्ण तकनीक के विकास में अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है? रेडियो कार्बन डेटिंग में त्वरक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हवाई फोटोग्राफी सर्वेक्षण का पुरातत्व में उपयोग के लिए, हैरिस मैट्रिक्स का गणितीय प्रतिरूपण के लिए, या जलमग्न पुरातत्व के लिए? ये आता है इनका क्या, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हवाई फोटोग्राफी सर्वेक्षण में पुरातत्व का उपयोग के लिए, पुरातत्व में उपयोग के लिए किया जाता है। 32 क्वेश्चन। डॉक्टर एस.आर. राव द्वारा उत्खनन प्रमुख पुरातात्विक स्थल मुख्य रूप से किस विशेष क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण भारत के महापाश सावधान स्थलों से, समुद्री पुरातत्व से जिसमें लोथल का डॉकयार्ड और जलमग्न द्वारका शामिल है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका जैसे पुरापाषाण गुफा चित्रों से, कश्मीर के बुर्जहोम जैसे नौपाषाण गर्तावासों से। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? इन्होंने क्या, समुद्री पुरातत्व इसमें लोथल का डॉकयार्ड और जलमग्न द्वारका शामिल है। ये इन्हें क्या, भारतीय समुद्री पुरातत्व का पितामह इन्हें कहा जाता है। उन्होंने लोथल के डॉकयार्ड गुजरात तट पर जलमग्न द्वारका का उत्खनन किया था। क्वेश्चन नंबर 33। सर मार्टिमर व्हीलर के भारतीय पुरातत्व में योगदान को पहचाने। उन्होंने अरिकामेडू, हड़प्पा और ब्रह्मगिरी के वैज्ञानिक अस्त्र की कठोरता से पालन किया। उन्होंने भारत में ग्रिड सिस्टम और बाग विधि को लोकप्रिय बना। उन्होंने हैरिस मैट्रिक्स का आविष्कार किया और उसे ASI में लागू किया। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1 2 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33। सर मार्टिन व्हीलर ने भारतीय पुरातत्व में योगदान पहचाने। उन्होंने अरिकामेडू, हड़प्पा और ब्रह्मगिरी में वैज्ञानिक स्त्री के कठोरता से पालन किया। उन्होंने भारत में ग्रिड सिस्टम और बाग विधि प्रणाली को वो बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 का आंसर क्या है? इसमें क्या है, व्हीलर ने क्या, अरिकामेडू, हड़प्पा और ब्रह्मगिरी में वैज्ञानिक स्त्री के कठोरता से पालन किया। उन्होंने भारत में ग्रिड सिस्टम और बाग विधि को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने हैरिस मैट्रिक्स का आविष्कार किया। ये गलत है, ठीक है। बाकी 1 और 2 सही है। क्या है? केवल 1 और 2 सही है, ठीक, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें, ठीक है। इसमें भी दिया कथन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का उपयोग मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थों जैसे पत्थरों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कथन 2, डेंड्रोक्रोनोलॉजी अब तक की ज्ञात सबसे सटीक निरपेक्ष तिथिकरण विधि है जो अनुकूल परिस्थितियों में 1 वर्ष तक की अचूक सटीकता प्रदान कर सकती है। क्या केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2? बताइए निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 34 का, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी का उपयोग मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थों जैसे पत्थरों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी अब तक की ज्ञात सबसे सटीक निरपेक्ष तिथिकरण विधि है जो अनुकूल परिस्थितियों में 1 वर्ष तक की अचूक सटीकता का प्रदान करती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए क्या है? इसमें कथन केवल क्या सही है? केवल कथन 2 सही है। क्या सही है दोस्तों? केवल कथन ये सही है, केवल कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर, केवल कथन इसमें 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 35, इतिहास लेखन और पुरातात्विक विकास संदर्भ निम्नलिखित में कौन से युग में सुमेलित नहीं है? सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसआई प्रथम महानिदेशक, सर जॉन मार्शल व्हीलर, केनियन ग्रिड विधि के आविष्कारक, जेम्स प्रिंसेप 1837 ब्राह्मी और खरठी लिपियों का सफलतापूर्वक अर्थ निकालना। बताइए कौन सा सही नहीं है? बताइए क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सही नहीं है? जो ये है सर जॉन मार्शल व्हीलर केनियन ग्रिड विधि के आविष्कारक थे, यही नहीं सही है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 36, माइकल शिफर का व्यवहारिक पुरातत्व सिद्धांत मुख्य रूप से किस विषय वस्तु पर केंद्रित है? या केवल हड़प्पा सभ्यता के पतन के जलवायु कारकों का विश्लेषण करता है, या उन जटिल निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनके माध्यम से भौतिक वस्तुएं जीवित समाज से निकलकर पुरातात्विक रिकॉर्ड में परिवर्तित होती हैं, या केवल पाषाण उपकरणों का टाइपोलॉजिकल वर्गीकरण तक सीमित है, या भारत में मंदिर वास्तुकला का विकास का अध्ययन है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 का आंसर क्या होगा? या उन जटिल निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनके माध्यम से भौतिक वस्तुएं जीवित समाज से निकलकर पुरातात्विक रिकॉर्ड में परिवर्तित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, देख लीजिए, यार दोनों सही यार एक सही व्याख्या है, यार दोनों सही यार एक व्याख्या नहीं, ये सही यार गलत है, ये गलत है यार सही है। अब पढ़ लेते हैं कथन और कारण। कथन क्या कह रहा है? एक पुरातात्विक उत्खनन में टीले का सबसे ऊपरी हिस्से पर प्राप्त सभी कलाकृतियों को हमेशा उस स्थल के सबसे नवीनतम संस्कृति का ही माना जाता है। कारण अध्यारोपण का सिद्धांत अर्पण करता है कि बिना किसी प्राकृतिक या मानवीय गड़बड़ी वाले स्थल में सबसे निचली परत सबसे पुरानी होती है और सबसे ऊपरी परत नवीनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? यार दोनों सही यार एक सही व्याख्या है, यार दोनों सही यार एक सही व्याख्या नहीं है, या फिर
क्या है बताइए। इसमें जो कथन ये कह रहा है, कथन ये बिल्कुल गलत है, क्या है, लेकिन आर जो का कारण है, अध्यारोपण सिद्धांत स्पष्ट करता बिना किसी प्राकृतिक या मानवीय गड़बड़ी वाले स्तर में सबसे निचली परत सबसे पुरानी होती है और सबसे ऊपरी परत नवीनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 38, टर्मिनस एंटेक्वेम की अवधारणा को स्पष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निम्नलिखित में क्या है। बताया मिला 1950 में बना एक सिक्का, इटली में पोम्पई में 79 ईस्वी में जमा हुई ज्वालामुखी राज, जिसमें जिसके नीचे पूरा शहर और उसकी बस्ती में सीलबंद अवस्था में मिली, एक पुरानी कब्र जिस पर हाल ही में नया भवन बनवाया गया हो, लोथल के बंदरगाह से प्राप्त फारस की एक मुहर। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या, इटली पोम्पई में 79 ईस्वी में जमा हुई ज्वालामुखी राग जिसमें नीचे पूरा शहर और उसकी वस्तु में सीलबंद अवस्था में मिली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, इयान होल्डर ने 1980 के दशक में उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व की स्थापना किस मुख्य दार्शनिक तर्क के आधार पर की थी। उन्होंने तर्क दिया पुरातत्व को पूर्ण रूप से भौतिक विज्ञान के सार्वभौमिक नियमों पर चलना चाहिए। उन्होंने पर्यावरणीय नियतिवाद का समर्थन किया और मानव जीवन केवल पर्यावरण का गुलाम है। उन्होंने तर्क दिया कि पुरातात्विक डेटा की व्याख्या वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि व्यक्तिपरक होती है और अतीत की भौतिक संस्कृति का अर्थ बहुल और प्रतीकात्मक होते हैं। उन्हें कार्बन डेटिंग की सटीकता को चुनौती देते हुए उसे अमान्य घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। 39 का आंसर क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने तर्क दिया कि पुरातात्विक डेटा की व्याख्या वस्तुनिष्ठ नहीं होती बल्कि व्यक्तिपरक होती है और अतीत की भौतिक संस्कृति के अर्थ बहुल और प्रतीकात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लंबवत उत्खनन का सबसे प्रमुख लाभ क्या माना जाता है। यह किसी विस्तृत स्थल के संपूर्ण क्षैतिज नगर योजन गिरिविन्यास को एक साथ उजागर करता है, या एक सीमित क्षेत्र में गहराई तक जाकर स्थल के संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का तीव्र गति से पता लगाने में अत्यधिक सहायक है, यह बौद्ध स्तूपों जैसा स्मारकों के उत्खनन की सबसे सुरक्षित और एकमात्र विधि है, यह जलमग्न समुद्री पुरातत्व में अनिवार्य रूप से प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। लंबवत उत्खनन किससे रिलेटेड है। लंबवत उत्खनन एक छोटे क्षेत्र में गहराई तक किया जाए जिसका उस स्थल की सांस्कृतिक परतों का कालक्रम कम समय और कम खर्च में पता चल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, जियो आर्कियोलॉजी के स्वरूप के संबंध सबसे सटीक कथन कौन सा है। यह प्राचीन गुफाओं में उत्कृष्ट ज्यामितीय आकृतियों और भाषाओं का अध्ययन करता है, या भूवैज्ञानिक अवधारणाओं जैसे मृदा विज्ञान, भू आकृति विज्ञान और साधन का उपयोग करके पुरातात्विक स्थलों की निर्माण प्रक्रियाओं और प्राचीन परिदृश्यों को समझता है, या केवल वृक्षों की वलय का विश्लेषण है, या उपग्रहों से अंतरिक्ष से पुरास्थलों के चित्र लेने की फोटोग्राफिक तकनीक तक सीमित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। इसका आंसर ये भूवैज्ञानिक अवधारणाओं जैसे मृदा विज्ञान, भू आकृति विज्ञान और साधन का उपयोग करके पुरातात्विक स्थलों की निर्माण प्रक्रिया और प्राचीन परिदृश्यों को समझाता है जियो आर्कियोलॉजी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कौन सी तिथिकरण विधि मुख्य रूप से खनिजों के क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, रेडियो कार्बन डेटिंग, थर्मोल्यूमिनेसेंस, या ऑप्टिकली सिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस, या प्रासंगिक सीरिएशन। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा। ये दोस्तों होगा इसका थर्मोल्यूमिनेसेंस और ऑप्टिकली सिमुलेटेड। ये पॉज कीजिए, आप आंसर लगाए फिर आगे बढ़िए, बहुत लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग खुद ही नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोफेसर बीबी लाल ने रामायणकालीन पुरास्थल जैसे श्रृंगवेरपुर की समकालीनता सिद्ध करने के लिए किस विशेष पुरातात्विक साक्ष्य और तिथिकरण विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। महापाषाण समाधान का विश्लेषण, नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मृदभांड उनकी थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग, रामायणकालीन तांबे के सिक्कों की रेडियो कार्बन डेटिंग, मानव अस्थियों की पोटेशियम आर्गन डेटिंग। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। ये किया था नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मृदभांड उनकी थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 44, पुरातात्विक शब्दावली में एक विशेषता को कैसे परिभाषित किया जाता है। कोई पोर्टेबल भौतिक वस्तु जिसे मनुष्य ने बनाया हो जैसे तीर का अग्रभाग। गैर पोर्टेबल मानवीय संशोधन या संरचना जिन्हें नष्ट किए बिना स्थल को हटाया नहीं जा सकता, जैसे गड्ढे, चूल्हे और दीवारों की नींव। उत्खनन में प्राप्त केवल जानवरों की हड्डी और पौधों के बीच हवा मौजूद और मिट्टी के संरक्षित परागकण। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा। जैसे गैर पोर्टेबल मानवीय संशोधन या संरचना जिन्हें नष्ट किए बिना स्थल से हटाया नहीं जा सकता, जैसे गड्ढे, चूल्हे और दीवारों की नींव। क्वेश्चन नंबर 45, एक पुरातात्विक उत्खनन परियोजना में स्टेप ट्रेचिंग का उपयोग करना कब सबसे अधिक उपयुक्त और सुरक्षित माना जाता है। जब पूरा स्थल भौगोलिक रूप से पूरी तरह समतल हो, जब टीला बहुत ऊंचा और गहरा हो, सीधी लंबवत खुदाई से मिट्टी की दीवारों के ढहने का अत्यधिक खतरा हो, जब स्थल जलमग्न हो, गोताखोरी की आवश्यकता हो, जब पुराविद को केवल एक ही वस्तु की संस्कृति का त्वरित अध्ययन करना हो। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा जब टीला का बहुत ऊंचा और गहरा हो, सीधी लंबवत खुदाई से मिट्टी की दीवारों के ढहने का अत्यधिक खतरा हो। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें ये आएंगे विकल्प आएंगे। अभिकथन ए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को अक्सर भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, लेकिन उन्होंने पुरातात्विक दृष्टिकोण की अपनी गंभीर सीमाएं थी। कारण कनिंघम ने अधिकांश ध्यान मुख्य रूप से चीनी यात्रियों जैसे फायान और हेनसांग के यात्रा वृत्तांतों के आधार पर बौद्ध स्थलों की खोज पर केंद्रित की और प्रागैतिहासिक स्थलों की मात्र की लगभग उपेक्षा की। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। जो
कह रहा है, बात तो बिल्कुल सही। कनिंघम ने क्या अक्सर भारतीय पुरातत्व जनक कहा था, लेकिन उन्हें पुरातात्विक दृष्टिकोण की अपनी गंभीर सीमाएं थी। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कौन सा कॉन्ड्रेट विधि का उपयोग करने का प्राथमिक उपकरण है? कॉन्ड्रेट विधि का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है? हड़प्पा की विशाल आयताकार भवनों की पूरी संरचना के एक साथ पता लगाना, वृत्ताकार संरचनाओं जैसे स्तूप या महापाषाण समाधान के आंतरिक अनुप्रस्थ काट और उनके भीतरी स्तरीकी को व्यवस्थित रूप से उत्पन्न करना, नदियों की तलहटियों पुरास्थल खोजने के लिए ग्रिड बनाना, हवाई फोटोग्राफी से प्राप्त डेटा की 3D मैपिंग करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का क्वाड्रेंट विधि जो होती है, क्वाड्रेंट विधि में किस चीज का उपयोग किया? वृत्ताकार संरचनाओं जैसे स्तूप महापाषाण समाधान के आंतरिक अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन और उनके भीतरी स्तरीकी को व्यवस्थित रूप से उत्खनन करना इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 48, लुईस बिनफोर्ड द्वारा स्थापित प्रक्रियात्मक पुरातत्व का वैचारिक आधार मुख्य रूप से किस दर्शन से प्रेरित था? उत्तर आधुनिकतावाद की सापेक्षता से, मार्क्सवादी अर्थशास्त्र के वर्गसंगत से, तार्किक प्रत्यक्षवाद प्रणाली सिद्धांत और वैज्ञानिक पद्धति से, अस्तित्ववाद के आत्मनिष्ठ विचारों से। क्वेश्चन नंबर 48 का बताइए, इससे रिलेटेड था, ये रिलेटेड था तार्किक प्रत्यक्षवाद प्रणाली सिद्धांत और वैज्ञानिक पद्धति से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 49, कार्बन 14 डेटिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिल्कुल उपयुक्त नहीं है? यज्ञवेदी से प्राप्त जली हुई हड्डियां, चूल्हे से प्राप्त चारकोल कोयला, नींव से प्राप्त धातु तांबे चांदी के सिक्के, प्राचीन कब्रों से प्राप्त लकड़ी का फर्नीचर या ताबूत। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का क्या है? नींव से प्राप्त धातु या तांबे या चांदी के सिक्के कार्बन 14 डेटिंग के लिए ये उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? हाइरिस मैट्रिक्स प्रणाली में जब दो पुरातात्विक परतें और लेयर भौतिक रूप से एक दूसरे को नहीं छूती, उदाहरण द्वारा एक खाई द्वारा अलग की गई हो, लेकिन स्तरीकी की साक्ष्यों के अनुसार एक ही समय काल की प्रतीत होती है, तो इस संबंध मैट्रिक्स का क्या कहा जाता है? अध्यारोपण, सहसंबंध, क्रॉस कटिंग या सीरिएशन। बताइए क्या कहा जाता है? हाइरिस मैट्रिक्स प्रणाली में जब जो पुरातात्विक परतें और लेयर भौतिक रूप से एक दूसरे को नहीं छूती, उदाहरण एक खाई द्वारा अलग की गई हो, लेकिन स्तरीकी के साक्ष्यों के अनुसार एक ही समय काल की प्रतीत होती है, तो इस संबंध मैट्रिक्स क्या कहलाता है? अध्यारोपण, सहसंबंध, क्रॉस कटिंग या सीरिएशन। क्या कहलाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? ये कहलाता है सहसंबंध, कोरिलेशन, इक्विवेलेंस। ठीक है, हाइरिस मैट्रिक्स जब दो परतों भौतिक रूप से पृथक होती हैं, उदाहरण खाई के दोनों ओर, लेकिन स्तरीकी के अनुसार उनका निक्षेपण काल समान होता है, तो उन्हें सहसंबंध रेखा द्वारा जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो 50 क्वेश्चन का जो पुरातत्व का जो दूसरा खंड था ये कंप्लीट होता है। फिर आपसे हम मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में कल। ठीक, कल मिलते हैं और आप लोगों से तब तक के लिए विदा चाहते हैं।